हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है सीटेट सीडीपी का है, जो 2019 में हमारा एग्जाम हुआ था सीटेट का, वो क्वेश्चन पेपर आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था, ये समावेशी शिक्षा का वकालत करता है और इस अधिनियम के द्वारा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत वे सभी बालक आएंगे जो 6 से 14 वर्ष तक के होंगे, चाहे वो मतलब वंचित वर्ग के हों या दुर्बल वर्ग के हों या निःशक्त बालक हों या अन्य किसी अधिक अक्षमता से ग्रसित बालक हों। ठीक, तो समावेशी शिक्षा की अगर हम परिभाषा बात करें तो मतलब समावेशी शिक्षा का जो परिभाषा अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो मतलब किसी भी विद्यालय में एक ही छत के नीचे सभी बच्चों को शिक्षा देना क्या कहलाता है। सभी प्रकार के बच्चे या विशिष्ट बालक कह लीजिए, विशिष्ट बालक को शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। चाहे वो विकलांग हो या किसी या मंद बुद्धि के हों, तीव्र बुद्धि के हों, सामान्य हों, सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर एक ही कक्षा में एक ही स्थान पर मतलब एक ही छत के नीचे सभी को एक साथ बैठाकर शिक्षा देना क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। मतलब ये नहीं कि हाँ ये विकलांग बालक है तो दूसरी स्कूल में जाए या आप सामान्य बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते, ऐसा कुछ नहीं। चाहे जैसे विशिष्ट, मतलब विशिष्ट अगर शब्द आ गया तो उसमें सभी प्रकार के बालक आ गए, तीव्र बुद्धि के भी आ गए, सामान्य के भी आ गए, मंद के भी आ गए, विकलांग भी आ गए। ठीक, तो कोई भी अगर विशिष्ट बालक की बात की जाए तो उसमें सारे प्रकार के बच्चे आ जाते हैं और उम्र इनकी कितनी हो, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हों, उन्हें समावेशी शिक्षा दी जाएगी। ठीक, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो मतलब 6 से 14 वर्ष तक के, ये तो सामान्य हो गया कि, लेकिन अगर जो दिव्यांग बालक हैं इनके लिए कौन सी, मतलब जो ये 6 से 14 वर्ष तक की एज है, जो निःशुल्क एवं मुफ्त शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, ये तो 6 से 14 वर्ष तक के हो गया। लेकिन अगर विकलांग या दिव्यांग बालक है तो उसके लिए कितना है, तो उसके लिए है 6 से 18 वर्ष। आप लोग ध्यान रखिए क्योंकि एक मतलब कई बार पूछा जा चुका है। 2021 में हमारा एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो दिव्यांग बालकों के लिए कितना एज है, तो 6 से 18 वर्ष और बाकी बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा, ऑप्शन नंबर ये, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक, आशा करती हूँ समझ में आया होगा। डॉट डॉट यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक साथ नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो अभी हमने बताया ये डिफिनेशन हमने किस में, ये परिभाषा जो इसमें दी गई हम किस में देखा, तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये आएगा कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। किस शिक्षा के अंतर्गत होगा ऐसा, तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत होगा। ठीक, एक शिक्षक को चाहिए यह विशेष संस्कृति और समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे, मतलब कि जो विशेष हो उन्हें बढ़ावा दे, जो विशेष ना हो उनको क्या करे, ध्यान ही ना दे। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत है क्योंकि टीचर ऐसा नहीं कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक भिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, ये भी नहीं कर सकता है। ठीक, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो ये तो हमारा बढ़िया है, राइट आंसर है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, मतलब तुलना करे कि हाँ ये इस बच्चे का जो परिवार है बहुत अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, और तुम गरीब मतलब जो है आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के बालक होते हैं उनकी क्या करें, निंदा करें। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन हमारे गलत हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। बच्चों को याद नहीं करवाना है कुछ भी। अगला क्वेश्चन है कि वह श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, ये भी नहीं करवाना है बच्चे को। वह विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, हाँ ये सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, नहीं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बच्चे प्रभावी रूप से तब सीखेंगे जब वो क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होंगे, तब सक्रिय रूप से क्या करेंगे, जो भी कार्य रहेगा उसमें प्रतिभाग करेंगे तो वो ज़्यादा सीखते हैं। ठीक, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए तो हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि हर एक बच्चा खड़ा होकर क्लास में प्रश्न पूछे कि हाँ टीचर जी हमें ये नहीं समझ में आया, ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमें हतोत्साहित नहीं करना है, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल गलत। पूछने से रोकना चाहिए, गलत। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, मतलब सभी बच्चों के अंदर ये भावना उत्पन्न करनी चाहिए कि हाँ बच्चे जो है वो क्वेश्चन पूछें। मतलब जो क्वेश्चन पूछेंगे तो इससे क्या होगा कि एक तो अनुशासन बन जाएगा क्लास में। जब हम बच्चा जो है वो प्रश्न पूछेगा तो प्रश्न तभी वो पूछेगा ना जब वो शांत होगा, उसका मन मतलब दिमाग जो है पढ़ने में लगेगा, ना कि बातचीत करने में, तभी तो क्वेश्चन पूछ पाएगा। तो इससे जो होता है मतलब क्लास जो है वो अनुशासित रहती है और साथ ही साथ बच्चे जो है वो एक्टिव रहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। पहला ऑप्शन है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, मतलब किसी चीज़ का दोहराव करना और बार बार उसको पढ़वाना। निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं
पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो जो कंठस्थीकरण और स्मरण का मतलब ये होता है कि जो बच्चों को क्या करना है, रट्टा मार याद करवा रहा है। कंठस्थ मतलब होता है कोई चीज़ रट्टू तोते की तरह रट लो कि एकदम कंठ पे ही रखा रहे, कि कुछ कोई गए तो तुरंत फट 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 निकलने लगे। ठीक, तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मुख्य प्रक्रिया नहीं है, किसी भी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है। खोज और ये तो है ही है, अन्वेषण मतलब खोज होता है, तो बच्चों को मतलब खोज प्रक्रिया के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना, निर्देशन, संचालन, पुनरावृत्ति में अभ्यास। मतलब कोई चीज़ आप बच्चे को पढ़ा दें तो अच्छी, मतलब अगर बच्चा जो है उसकी पुनरावृत्ति कर रहा है तो अच्छी बात है। मतलब रटना नहीं है, पुनरावृत्ति का मतलब ये नहीं कि आप उसको रटो या बच्चे को कहो कि रटे। वैसे भी अगर हम लोग खुद ही अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो अगर दोबारा नहीं पढ़ेंगे उस चीज़ को तो भूल जाएंगे, तो इसलिए बच्चों को पुनरावृत्ति एवं अभ्यास करने की ज़रूरत होती है, ना कि रटने की। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनके प्राथमिक विशेषताओं के लिए सही मिलान को प्रस्तुत करता है। तो इसमें प्रतिभाशाली बालक दिया गया, अधिगम सशक्ता बालक दिया गया, सृजनात्मक बालक दिया गया, अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम ADHD। ठीक, ये अधिगम विकार है। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या करते हैं कि शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, आसानी से विचलित होने की आदत, मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। ठीक, तो अगर हम इसका मिलान करें तो जो प्रतिभाशाली बालक होगा वो क्या करता है, शीघ्रता से मतलब आसानी से कोई भी चीज़ सीख लेता है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा 1 हो जाएगा। फिर सेकंड क्या है कि अधिगम असक्तता, अधिगम असक्तता, तो इसका जो हमारा हो जाएगा, जो अधिगम असक्तता वाले बालक होते हैं ये धारा प्रवाह पढ़ने में, मतलब पढ़ तो लेते हैं, ऐसी बात नहीं कि उनको पढ़ना नहीं आता, लेकिन धारा प्रवाह पढ़ने में क्या होते हैं, कमी होती है। तो ये हो गया हमारा दूसरा। सृजनात्मक बालक कैसे होते हैं, तो जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो मूल संसाधनों के बारे में सोच सकते हैं, तो ये तीसरा हो गया। फिर चौथा है अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम, तो आसानी से विचलित होने की आदत, तो ये हो गया हमारा चौथा। डी ये बी सी, डी ये बी सी, आप लोगों को ध्यान रखना, डी ये बी सी, डी ये बी सी, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ये बी सी। अगला क्वेश्चन हमारा बच्चों की गलतियाँ। बच्चों की गलतियाँ, पहला ऑप्शन है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। और दूसरा ऑप्शन है कि अधिगम का एक भाग तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे लापरवाह हैं। तो जो शिक्षा का अधिकार RTE जो हमारा दिया गया है, NCF 2005 में कहा गया है कि बच्चे जो होते हैं जितनी गलतियां करते हैं उतने ही ज़्यादा सीखते हैं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा, इसमें हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, अधिगम का एक भाग है जो बच्चे गलतियां बार बार करते हैं, मतलब बच्चे, ऐसा कहा गया है कि बच्चे जो होते हैं अपने जितनी गलतियां करेंगे उतना ही अधिक सीखते हैं, मतलब बच्चा गलतियों से ही सीखता है। ठीक, तो बच्चा ही नहीं बड़े भी अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बच्चे खाली सीखते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन जो हमारा कहा गया है कि बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन तो हमारा सही है कि ये अधिगम के एक भाग है जो विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। ठीक, जो ये महत्वहीन बताया गया ये भी गलत है, और लापरवाह या नहीं जानते कुछ ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो बच्चे गलतियां करते हैं अधिगम का ही एक भाग है। शिक्षा मूल्यांकन को मतलब मूल्यांकन के बारे में बताना है हमें, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये। ठीक, बाकी ऑप्शन हमारे यहाँ हैं। तो अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन जो होते हैं दो प्रकार का होता है, एक सतत मूल्यांकन होता है, एक व्यापक मूल्यांकन होता है। जो सतत मूल्यांकन होता है, मतलब सतत के तात्पर्य होता है निरंतर से, मतलब बच्चे का जो लगातार हम मूल्यांकन करते हैं वो सतत हो गया, मतलब कि आकलन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक नियमित गतिविधि बनाना, ये हमारा सतत मूल्यांकन कहलाता है। और जो सतत मूल्यांकन होता है इसमें छात्रों के प्रदर्शन का औपचारिक तथा अनौपचारिक तरीके से आंका जा सकता है। ठीक, और जो व्यापक मूल्यांकन होता है, तो व्यापक मूल्यांकन हफ्ते में हो गया, महीने में, 6 महीने पे, साल भर में जो हम मूल्यांकन करते हैं ये हमारा व्यापक मूल्यांकन हो गया। आगे बढ़ते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। तो
जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। और मतलब अधिगम तभी होगा जब व्यवहार में हमारे अस्थायी परिवर्तन आए। जैसे हम बीमार हैं, हमारा जो व्यवहार चिड़चिड़ा हो गया, तो हमेशा के लिए थोड़ी रहेगा, कुछ टाइम के लिए। जब हमारा हेल्थ सही होगा तो फिर हम सही हो जाएंगे। तो ये हमारा अधिगम नहीं है। लेकिन अगर बच्चा जो है पहले जो चम्मच से नहीं खा पाता था, उठा के खुद से नहीं खा पाता था, अब क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा है कि खुद से उठा के अब खा रहा है, तो वो हो गया उसका अधिगम वहाँ पर कहलाएगा, क्योंकि वो अपने व्यवहार में उसे ले आया। और ये तो है नहीं कि आज खाना चम्मच से सीखा कल भूल जाएगा, वो उसकी लाइफ टाइम उसका चलेगा। ठीक, तो वो हमारा अधिगम हो गया। ठीक, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब पहला ऑप्शन है निश्चित हो जाता है तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देता है। नहीं, अरे भाई बंद काहे करेगा वो। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वह दबाव में आ जाते हैं। ये भी गलत है। अगला ऑप्शन है किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होता, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ने खुद ही देखा होगा कि जैसे आज जो टीचर है, ठीक, कि बस क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा, एक बच्चा ऐसा है जो बार बार जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है बता दे रहा, तो अब ये तो है नहीं कि हाँ आज मैं तो बता लेंगे सर, जान ही गए मैं अच्छा हूँ तो कहाँ पढ़े, छोड़ो इसको। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बच्चा ये सोचेगा कि आज मैंने क्वेश्चन मतलब जैसे जो सवाल के जवाब मैंने दे दिए हैं, अगर कल नहीं बता पाऊँगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो मतलब बच्चा और पढ़ने के लिए, और ज़्यादा पढ़ने के लिए क्या होगा, उत्सुक होगा कि टीचर मेरे बारे में और जाने कि हाँ मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि अगर जो कोई भी बच्चा हो, अगर वो कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कुछ भी है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहा है, तो सबसे पहली बात ये कि उसकी प्रशंसा होगी ज़रूर। तो बच्चे जो होंगे वो, एक तो पहली बात ये कि कल मेरी बहुत वाह वाह मतलब ऐसा नहीं कि हाँ बच्चे मतलब ऐसा कि प्रशंसा के लिए ही करते हैं, लेकिन बहुत जगह पर ऐसा देखा गया कि बच्चे जो होते हैं सोचते हैं कि कल तो सब लोग बहुत मेरे लिए ताली बजा रहे थे कि हाँ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, लेकिन अब अगर अगले दिन मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा कि जो टीचर ताली बजा रहे तो सोचेंगे हो रट्टा मार के आया था, आज नहीं कर पाया। तो एक तो बात ये हो गई, और दूसरा ये कि वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाता है टीचर की नज़र में और अच्छा बनने के लिए। ठीक, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, हमारा कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। का उत्साह भंग हो जाता है तथा वह दबाव में आ जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है किसी रूप में प्रभावित नहीं होते। चौथा ऑप्शन है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। जब शिक्षक जो होता है विद्यार्थियों की उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी जो होते हैं क्या होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर होगा। अगर मतलब जो अगर ये टीचर दिखाता है कि हाँ मतलब कोई बच्चा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तभी जो टीचर है वो क्या करता है कि उससे ज़्यादा महत्व नहीं देता है या कुछ उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, तो उससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर हीनता, कुंठा, अपमान जैसी भावना का विकास होने लगेगा। तो इन्हीं सब का विकास ना हो इसके लिए शिक्षक मतलब जो वर्तमान की जो शिक्षा वो कैसी बनाई गई, बाल केंद्रित बनाई गई है, जिससे बच्चों में अनुभव, विचार, जिज्ञासा, उनकी व्यक्तिगत भिन्नता आदि को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाए, जिससे बच्चे जो हों सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हों। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। पहला ऑप्शन हमारा है कि पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करना। नहीं। दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचना कंठस्थ, जहाँ रटने की बात है उसको तो हम पहले ही वैसे ही काट देना क्योंकि ये निगेटिव वर्ड हो जाते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूति, अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके।
पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्न के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं वो विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है निगमनात्मक विधि। क्या है कि विधियों के द्वारा विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो निगमनात्मक विधि और अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो इसमें इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि में क्या होता है कि शिक्षार्थी जो होते हैं वो स्वपहल व प्रयास विद्यार्थियों का इसमें शामिल होता है। और अगर हम इसकी विशेषता जो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, अगर इसकी विशेषता की बात करें हम लोग, तो यह उपागम जो होता है सभी अधिगम विधियों व व्यूह रचना व्यक्तिगत विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को आधार बनाती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक शिक्षक सुविधा प्रदान करने वाले की भूमिका निभाता है, ना कि उपदेशक का। ठीक, शिक्षक की भूमिका क्या होती है शिक्षण प्रक्रिया में? सुविधा प्रदान करने वाला, ना कि उपदेशक में कि वो उपदेश दे रहा हो। और फिर अगली विशेषता है कि विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। विद्यार्थी जो होते हैं वो कैसे सीखते हैं? सहपाठियों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। अगला ऑप्शन है बच्चों के बैठने की व्यवस्था कक्षा में बच्चों के क्रियाकलाप के अनुसार होती है। जो बच्चों की बैठने की व्यवस्था होती है किसके अनुरूप होती है? तो बच्चों के क्रियाकलाप के अनुसार होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वह महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। संज्ञान एवं संवेग संबंधी आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। ठीक, थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। तो जो बच्चा अच्छा प्रदर्शन नहीं करता वह क्या महसूस करते हैं? स्वयं को पर्याप्त रूप से अच्छा नहीं मानते और हतोत्साहित महसूस करते हैं। उनके प्रयास के जो कार्य होते हैं, जो भी वो कार्य कर रहे होते हैं उनसे क्या करते हैं? जब वो हतोत्साहित हो जाते हैं तो जो वो कार्य कर रहे होते हैं उनसे क्या करते हैं? आसानी से छोड़ देते हैं। यह सिद्धांत है ये संज्ञान एवं संवेग, मतलब जो ये बताया गया है इसमें कि छोड़ देने की संभावना होती है बच्चे को, तो ये किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। संज्ञान और संवेग जो होते हैं ये नकारात्मक सहसंबंध होता है। इसमें संवेगिक दशा में व्यक्ति की विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है या लुप्त प्राय हो जाती है। बुद्धि तथा विवेक एवं चिंतन तथा तर्क प्रक्रिया का उसके व्यवहार पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रहता। यही कारण है कि व्यक्ति उच्च संवेगिक दशा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिक करण माध्यम है? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिक माध्यम है? तो जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले किसके संपर्क में आता है? अपने परिवार के संपर्क में आता है। तो जो बच्चा का प्राथमिक सामाजिकरण है वो क्या है? इसका परिवार है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है। जीन पियाजे के प्रमुख सिद्धांत का प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। मात्रात्मक रूप से तो उतना नहीं होता है, क्योंकि वयस्क जो है बच्चों से ज़्यादा ही सीखेंगे, सोचेंगे। तो इसमें जो जीन पियाजे का सिद्धांत है उसमें ये कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं इनकी जो सोच होती है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। और जीन पियाजे जो थे अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। पियाजे का मानना प्रत्येक बच्चा जो है प्रत्येक अवस्था चिंतन की एक विशिष्ट तरीके से प्रभावित करती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते। जेंडर क्या? एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक संबंध, एक सामाजिक संरचना, एक आर्थिक अवधारणा, एक जैविक निर्धारक। तो जेंडर जो है ये क्या है? एक सामाजिक संरचना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? जो विकास के सही व्यापक व्यायाम है कौन पहचान करता है? तो पहला ऑप्शन है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक, व्यक्तिगत
व्यक्तित्व आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। और चौथा है सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व, शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? निष्क्रिय अनुकारक के रूप में नहीं। तो प्रगतिशील जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, तो उसमें बच्चा कैसे निष्क्रिय होगा? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में बिल्कुल, खाली प्लेट स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्क के रूप में। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। अगला क्वेश्चन हमारा कि लेव वायगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, दूसरा ऑप्शन है एक अनुबंधित गतिविधि है, चौथा ऑप्शन है एक सामाजिक गतिविधि है। तो लेव वायगोत्स्की के अनुसार जो अधिगम है वो क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो लेव वायगोत्स्की महोदय थे, इन्होंने अधिगम को दो स्तरों में इन्होंने कहा कि जो अधिगम होता है वो दो स्तर में होता है। पहला स्तर इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि प्रथम स्तर पर दूसरों के साथ अंतःक्रिया द्वारा जब बालक अंतःक्रिया करता है तब सूचनाएं स्वतः ही व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से जुड़ती चली जाती हैं। और दूसरा स्तर इन्होंने क्या बताया? दूसरा स्तर बताया कि मतलब बच्चा जो होता है वो ज्ञान की मानसिक संरचना में एकीकृत होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है इसमें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? पहला है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, दूसरा है विलंबित अनुकरण, चौथा है विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। ठीक, तो जो ये पूर्व संक्रियात्मक हमारी अवस्था है, अगर हम इसके वर्ष की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष तक के बच्चों की है। इसमें बच्चों में खोज की अवस्था भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे जो होते हैं खोजबीन करते हैं। और इस अवस्था में बच्चे का जो भाषा विकास का विशेष महत्व होता है, मतलब बच्चे जो होते हैं उन्हें बोलना सीखते हैं, मतलब वैसे तो बोल लेते हैं लेकिन अच्छे तरीके से बोलना वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सीखते हैं। ठीक, अगर ये पूछा जाए कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है किसकी है, तो जीन पियाजे जी की है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और 4 अवस्था बताई थी। एक क्या था? इंद्रियगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इन्होंने 4 अवस्था बताई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी अक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम अक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना है। चौथा ऑप्शन है सभी बच्चों के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते तथा सीखने में सक्षम होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम क्या है? तो जो चालक विकास का क्रम है वो क्या कौन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास और परिष्कृत चालक, ठीक, या सूक्ष्म चालक। ठीक, अगला ऑप्शन है वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन हमारा है मध्य बाल्यावस्था, दूसरा पूर्व क्रियात्मक अवधि, तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था की समाप्ति, चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, किशोरावस्था। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
जिन पियाजे के अनुसार बच्चे प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं और करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन है को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के स्वाधीनपूर्ण सावधानी लिखा, हम स्वाधीन पढ़ रहे हैं, सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाता है या किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है को पुरस्कृत या दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है ज्ञान को सक्रिय रूप से संचालित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते तथा अन्वेषण करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? तो जो बच्चे मौखिक संवाद करते हैं उन्हें जो लेव वाइगोत्स्की जिन्हें व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं और जिन पियाजे क्या कहते हैं तो अहम केंद्रित कहते हैं। ठीक, तो व्यक्तिगत वार्ता ये हमारा राइट आंसर होगा। और यही पूछा जाता है कि जो मौखिक संवाद करते हैं तो जिन पियाजे क्या कहते हैं तो वो कहते हैं कि बालक जो है वो अहम केंद्रित है। ठीक, खिलौने, पहनवाने की वस्तु, घरेलू सामग्रियाँ, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्चे अपने साथ जो अनुभव लाते हैं उसकी उपेक्षा करनी चाहिए? नहीं। उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? नहीं। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए? तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दी जाएगी। कोहलबर्गी के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। तो जो कोहलबर्ग थे इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और 3 बताया, नैतिक विकास पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। तो इन तीनों को 2-2 चरणों में बांटा है, मतलब कि अवस्था 3 और स्तर 6। ठीक, वैसे सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज हमने कितने क्वेश्चन किए? तो 30 क्वेश्चन किए हैं। मिलते हैं हम अगली क्लास में। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कर दिया करिए आप लोग। अगर ये इस तरह की वीडियो आपको और चाहिए, मतलब जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जोड़ें। ठीक, धन्यवाद।